डार्क स्पिरिट की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर रेन लिन फेंग से कुछ पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लिन फेंग आगे से खड़ा होकर उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे नाम के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते, और अगर तुम मुझे जानते नहीं हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूंगा, और तुम अपने बारे में क्या समझते हो कि तुम हो क्या चीज। यहीं पर चैन सिंह चिल्लाकर उसे कहता है कमीने लिन फेंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ब्रदर रेन के सामने इस तरह बात कर सकते हो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जबकि लिन फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है हाँ चैन सिंह, तुम्हारे बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम तो आउटर डिसाइपल्स की रैंकिंग में नंबर फर्स्ट पर थे और एक इनर डिसाइपल को चैलेंज करने के बाद एक इनर डिसाइपल बन गए थे। लेकिन जब ब्रदर चूनैन यहाँ पर आया था उस वक्त लिन कियान ने तुम्हारे साथ फाइट की थी और लिन कियान ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, तुम वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारे थे। इसलिए तुम्हारे बारे में ये जीनियस का लफ्ज कहना ये तो बेकार है, क्योंकि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अगर तुम लिन कियान को नहीं हरा सकते तो तुम एक इनर डिसाइपल होने के लायक नहीं हो। ल्यूफियस की बात सुनने के बाद कहती है लिन फेंग की जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है, ये तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ता। फेंग उसे कहता है तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रेन से कहा कि तुम मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी अभी अपनी सोल लेयर में एंटर हुआ हूँ और मुझे थोड़ी बहुत फोर्स के बारे में पता है, तो मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे, तो क्यों ना तुम ट्राई करके देखो। लिन फेंग उसे चैलेंज करता है और कहता है स्टॉर्मी गोज लाइफ एंड डेथ अरीना में, चलो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और जाकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। सिंह उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यहाँ पर चैलेंज कैसे कर सकता है। इसे अभी सोल लेयर के ऊपर प्रमोट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसने वहाँ पर यू हाउ को हरा दिया था। यू हाउ मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर इसने उसको हरा दिया तो इसका मतलब ये मुझे भी यहाँ से आसानी से हरा सकता है। मैं वाकई में लाइफ एंड डेथ अरीना में इसके साथ फाइट करने के बाद जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ भी नहीं, क्योंकि लिन कियान ने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था और ये लड़का लिन कियान से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, जब तुम आउटर डिसाइपल थे तब तुम आउटर डिसाइपल की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर थे, लेकिन इनर डिसाइपल बनने के बाद तुम यहाँ पर एक ताकतवर बंदे के तलवे चाट रहे हो, तुम यहाँ पर किसी के लैपडॉग बन चुके हो, तुम्हारे एम्बिशंस कहाँ पर चले गए। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं मैं उन सभी से यही बात कहना चाहूंगा, हमें अपने एम्बिशंस और गोल्स को सामने रखना चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी पावरफुल के साथ लीच बनकर चिपकना चाहिए और उसके तलवे चाटना चाहिए, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लिन फेंग यहाँ पर अपनी तीसरी मास्टर स्पिरिट यानी कि इल्यूजन बीस्ट की पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और उसके दिमाग में इस बात को बिठा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है और एक कचरा है। सिंह उसकी बातें सुनने के बाद उन्हीं को अपने माइंड में दोहरा रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी के तलवे चाट रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं एक कचरा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा डरपोक हूँ जो कि यहाँ पर किसी के साथ चिपका हुआ हूँ, किसी पावरफुल के साथ, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ। सब कुछ सोचने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। चैन सिंह के वहाँ से चले जाने के बाद रेन उसे कहता है कचरे कहीं के, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम्हारा मुंह भी काफी तेज चलता है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने अपने घुटने टेको और 10 बार मुझसे माफी की भीख मांगो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिन फेंग हानमैन से कहता है हानमैन क्या इसी बंदे ने तुम्हारे पर अटैक किया है। हानमैन उसे कहता है हाँ इसी ने मेरे पर अटैक किया। हानमैन लिन फेंग को इसके बारे में बताता है, वो उसे कहता है वैन रेन टोफू से सिर्फ एक ही लेवल कमजोर है, लेकिन अब टोफू क्योंकि कोर डिसाइपल बन चुका है तो इनर डिसाइपल में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इस वक्त ये फर्स्ट रैंकिंग पर है। हानमैन लिन फेंग से कहता है मुझे इससे बदला लेने की इतनी भी जल्दी नहीं है, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मेरा बदला इससे जरूर लोगे, लेकिन अभी नहीं, तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनोगे। ब्रदर रेन उसे कहता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब आकर मुझसे बदला लेते हो, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं यहीं पर तुम्हें मार सकता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, तुमने तो मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर 10 बार तुमसे माफी मांगू तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम मेरे सामने 100 बार भी घुटने टेक कर माफी मांगो मैं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो रेन उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं रेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसी वजह से वो यहाँ पर हंस रहा है कि वो इसके ऊपर अटैक करने वाला है। जबकि ल्यूफी चिल्लाकर उसे कहती है रेन ये तुम क्या कर रहे हो, ये स्टॉर्मी गोज का लाइफ एंड डेथ अरीना नहीं है, ये इनर डिसाइपल्स की प्लेस है, यहाँ पर ये सारे बच्चे अपने इनर डिसाइपल्स के टोकन लेने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पर किसी को जान से नहीं मार सकते। साथ ही वो सोच रही होती है हालांकि मेरा लिन फेंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो रेन का मुकाबला नहीं कर सकता। रेन इस वक्त अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है, लेकिन मैं यहाँ पर लिन फेंग को मरने नहीं दे सकती। लिन फेंग को मुझे स्नो मून एकेडमी में लेकर जाना है। तो रेन वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है ल्यूफी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर तुम किसी दूसरे मर्द को प्रोटेक्ट करने की बात करोगी तो इससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। ल्यूफी उसकी बात सुनने के बाद कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ ये बात ठीक है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो लिन फेंग की गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे। जैसे ल्यूफी यहाँ पर ये वाली बात करती है तो पीछे के जितने भी इनर डिसाइपल्स
ह्यूमंस होते हैं जो पहले घबराए हुए होते हैं, वो सभी चिल्लाकर कहते हैं तो ये बात वाकई में सच है कि ल्यूफी इसकी गर्लफ्रेंड है। इस कमीने को हम लोग सबक सिखाएंगे, ल्यूफी के लायक नहीं है। एक बार इसे इनर डिसाइपल सेक्टर से बाहर निकलने दो या फिर ब्रदर रैन को इसके ऊपर अटैक करने दो। इस पर अटैक करने के बाद हम सभी लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे और इसको एक अच्छा सबक सिखाएंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई ल्यूफी का बॉयफ्रेंड बनने की। जबकि हमारा हानमैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मुझे लगा ही था, मेरे ब्रदर ने तो बहुत ही खूबसूरत लड़की को पटा लिया है। तो ब्रदर रैन ल्यूफी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ किसी को जान से मारना तो मैं उसको जान से नहीं मार सकता। सेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे किसी को कुछ भी करने से रोक सके। तो यहीं पर इनर सेक्टर एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम जूजू होता है। जूजू वहाँ पर आते हैं और उससे कहते हैं तुम इनर डिसाइपल्स की फर्स्ट रैंकिंग पर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्टर में रूल्स नहीं है, तुम यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते। क्या तुम्हें लगता है कि यूनहाई सेक्टर तुम्हारे बाप की जागीर है जहाँ पर जो चाहे वो तुम कर सकते हो। ब्रदर रैन एल्डर जूजू से कहता है जूजू ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ करने से रोक सको। चीजें सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ब्रदर रैन कर क्या रहा है, ये एक इनर सेक्टर एल्डर के साथ किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनर सेक्टर एल्डर से भी नहीं डरता। एल्डर जूजू से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, सभी बच्चे यहाँ पर अपने इनर सेक्टर के टोकन्स को लेने के लिए आए हैं क्योंकि इन्होंने एग्जाम्स को पास किया है और तुम इन सभी को एक सीनियर होने के नाते किस तरह बुली कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि इनर सेक्टर एल्डर होने के नाते ये मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूं। एक बार एक और इनर सेक्टर एल्डर आ जाते हैं और उसे कहते हैं मेरे लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है इसलिए इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरे इनर सेक्टर एल्डर का नाम लू जुआन होता है। तो लू जुआन इस एरिया के इंचार्ज है। वो उसे कहते हैं जूजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इस एरिया का एल्डर मैं हूँ, सारे इनर सेक्टर्स का एल्डर मैं हूँ। और यूजू चलाकर उसे कहते हैं लू जुआन तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा इनर सेक्टर का नंबर 1 लड़का यहाँ पर किसी को भी जान से मार डाले तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर इसको रोक भी नहीं सकता। एल्डर लू जुआन उसे कहते हैं अगर ये सारे इनर डिसाइपल्स इतने ज्यादा वीक हैं कि वो ऊपर वाले पावरफुल बंदे के हाथों मारे जाएं, इसका मतलब तो ये है कि वो कभी इनर डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं थे, इसलिए मुझे इनके मरने पर कोई भी अफसोस नहीं होगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मैं यहाँ पर ब्रदर रैन का साथ देने वाला हूँ क्योंकि रैन एक ऐसा डिसाइपल है जो कि बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करने वाला है। ऊपर से इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसका साथ दूंगा तो हो सकता है कि मुझे इससे कुछ फायदा हो जाए। वहाँ पर जो इनर डिसाइपल्स अपने टोकन्स लेने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये एल्डर किस तरह की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़ी मुश्किल से एग्जाम को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सभी को लगता है कि हम लोग बेकार हैं, हम लोग कचरे हैं, हम सभी को अगर यहाँ पर ऊपर वाला बंदा मार भी डाले तो इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने के लिए आए ही क्यों हैं। लिनफेंग भी उनकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर मैं यहाँ पर अपना इनर डिसाइपल का टोकन और अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे इनर डिसाइपल का टोकन देने वाले हैं या नहीं देने वाले। तो एल्डर लूजान उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एल्डर जूजू चिल्लाकर उसे कहते हैं एल्डर लूजान ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इनर डिसाइपल को जिसने एग्जाम को पास किया है और सभी एल्डर्स के सामने अपनी पावर्स को शो किया है कि वो इनर डिसाइपल बनने के लायक है, तुम उसको उसका टोकन देने की बजाय यहाँ से जाने का कह रहे हो। हमारे यूनाइट सेक्टर में कुछ रूल्स हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन रूल्स को तोड़ने की। लिनफेंग उनसे कहता है एल्डर जूजू शांत हो जाएं, आपने यहाँ पर ये अपनी आंखों से देख लिया, आप इस बात के गवाह रहना। लूजुआन ने यहाँ पर खुद से मुझे जाने को कहा है और मुझे मेरा टोकन नहीं दिया। लूजुआन से कहते हैं हाँ मैं इस बात का गवाह हूँ, यहाँ पर एल्डर ने तुम्हें टोकन नहीं दिया और तुम्हें यहाँ से जाने का कहा है। लिनफेंग उनसे कहता है एल्डर जूजू तो फिर ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं इनर डिसाइपल नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसी बात है कि यहाँ पर जो एल्डर है वो मुझे इनर डिसाइपल का टोकन देना नहीं चाहते। इसके बाद जो कुछ भी होगा उस सभी के कॉन्सिक्वेंसेस तो एल्डर्स को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। साथ ही वो आगे बढ़ता है और हानमैन को उठा लेता है और कहता है हानमैन चलो यहाँ से चलते हैं। ब्रदर रैन उसे कहता है एल्डर जूजू ने आकर तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मुझसे बच पाओगे, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा मैं वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। लिनफेंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम्हारा दिल चाहे चले आना। जबकि एल्डर जूजू से कहती है लूजान तुम इस बात पर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये लड़का कौन है। फिर साथ ही एल्डर जूजू भी वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर जूजुआन रैन से कहते हैं अफसोस कि वो कचरा यहाँ से चला गया, वरना आज तुमने उसको मार देना था। ब्रदर रैन उसे कहता है एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़का बहुत ही जल्दी मेरे हाथ से मारा जाएगा। तो लिनफेंग हानमैन को लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है तो ल्यूफी फिर से वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है लिनफेंग मुझे तुमसे बात करनी है। हानमैन लिनफेंग से कहता है ब्रदर लिनफेंग मुझे अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे पोजून के साथ जाना है, इसलिए मैं उसके साथ पहले चला जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको और इसके साथ ही आ जाना। लिनफेंग कहता है थोड़ी देर पहले इसने एक ताकतवर बंदे के साथ फाइट ले ली, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तब ये अचानक से समझदार हो जाता है और मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है। ल्यूफी हमारे लिनफेंग से कहती है लिनफेंग मुझे लगता है कि आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि रन
किसी वक्त भी तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिन फेंग उसे कहता है अचानक से तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। वो उसे कहती है मैं बस इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मून अकेडमी को ज्वाइन करने वाले हो। मैं नहीं चाहती कि मून अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले तुम मारे जाओ। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन मैंने तुम्हें कब कह दिया कि मैं मून अकेडमी को ज्वाइन करूंगा। तो लगता है कि तुम मेरी केयर करती हो क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसी वजह से। यूफी से कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो तो बस मैंने वैसे ही उसको पिस ऑफ करने के लिए ये बात कही थी। फिर साथ ही वहाँ से चली जाती है और कहती है पर मेरी बात को याद रखना, रैन बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे बहुत ज्यादा एहतियात करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वाकई में उसके हाथों मारे जाओ। लिन फेंग उसके जाने के बाद कहता है ये लड़की हालांकि इसका गुस्सा तेज है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। एपिसोड 38 की शुरुआत स्टॉर्मिंग कोच एरिया से होती है जहां पर एग्जाम्स का सेकंड डे होता है। तो फर्स्ट दिन के ऊपर एग्जाम जो हुए थे उसमें आउटर डिसाइपल्स ने इनर डिसाइपल्स को चैलेंज किया था। सेकंड डे है तो आज यहाँ पर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें इनर डिसाइपल्स कोर डिसाइपल्स को चैलेंज करेंगे और उस पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर इन फाइट्स को देखने के लिए आए हैं क्योंकि इनर डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोर डिसाइपल्स तो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो भी फाइट्स होंगी वो बहुत ज्यादा दासू होने वाली हैं। हमारा हानमैन, लिन फेंग और जुनपो वो तीनों भी यहाँ पर फाइट्स देखने के लिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो भी इनर डिसाइपल यहाँ पर कोर डिसाइपल को हराएगा वो कोर डिसाइपल में अपनी रैंकिंग बना लेगा और वो पास होकर कोर डिसाइपल बन जाएगा। हमारे पैट्रियार्च भी वहीं पर बैठे होते हैं। पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है हमारे फर्स्ट राउंड को स्टार्ट किया जाए, हम लोग अपने सेकंड एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त उन्हें सामने से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। तो दूर से ही आवाज आती है ब्रदर नैनगोंग चू ऑफ दी हाउजू सेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं अपने कुछ गेस्ट के साथ। तो वो सारे के सारे एल्डर्स होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। स्पेशली वहाँ पर आइस पावर रिलीज हो रही होती है, किसी के पास आइस मास्टर स्पिरिट होती है। तो वहाँ पर एग्जाम को देखने के लिए जितने भी बच्चे खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं यहाँ पर तो व्हिर्लपूल चल रहा है, ये वाली ठंडी हवा तो बहुत ज्यादा तेज है, हमें तो ठंड लग रही है। लगता है कि उस पंछी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हाई रैंक के पीपल होंगे। ये आइस स्पिरिट जिस बंदे की है उसका नाम हानजू टियान है और वो आइस स्नो माउंटेन विलेज का कैप्टन है। जैसे वो लोग उन बच्चों के ऊपर से गुजरते हैं वो सारे बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है। वहीं पर एक बड़े से प्रोफाउंड रैंक के फिश पाइथन को दिखाया जाता है। एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर भी एक मास्टर बैठा होता है, जबकि एक बड़ी सी तलवार उड़ती हुई आती है उसके ऊपर भी एक मास्टर होता है। यहाँ पर टोटल 4 पावरफुल मास्टर्स आए हैं। सबसे पहले हुजू सेक्टर के पैट्रियार्च को दिखाते हैं जिसका नाम चू किंग है। फिर हानजू टियान को दिखाते हैं जो कि आइस स्नो माउंटेन का पैट्रियार्च है। रॉयल प्रिंस को दिखाते हैं जो कि रॉयल प्रिंस है स्नो मून इंपीरियल फैमिली का और उसका नाम डाउन टियान लैंग है। वेंचू गेट के वाइस लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम टेंगवू शान है। प्रिंस लैंग आगे बढ़ता है उसे कहता है ब्रदर नैनगोंग प्लीज मुझे माफ करना, बिना बताए हम लोग यहाँ पर चले आए और तुम्हें विजिट करने के लिए आ गए, साथ ही मैं अपने साथ कुछ गेस्ट भी लेकर आया हूँ। जुनहाई सेक्टर के पैट्रियार्च उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर पर्सनली हम सभी से मिलने के लिए आए हो। प्रिंस लैंग पैट्रियार्च से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें याद तो होगा मैंने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा था और तुमने उसे कहा था कि उसे अपने फादर के पास जाकर किसी तमीज सीखनी चाहिए तो किसी के सामने किस तरह बात की जाती है। वैसे आपको भी इसका बेटा याद आ रहा होगा जब ल्यूफी ने आकर पैट्रियार्च से बात की थी मून अकेडमी की, तब वहीं पर एक लड़के ने उनसे बात की थी कि आप लोग यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं। वहीं पर पैट्रियार्च ने गुस्से के साथ उसे कहा था कि जाकर अपने फादर से थोड़ी तमीज सीखो। उसने कहा था कि मैं अपने फादर को जरूर बताऊंगा, तो ये उसका फादर है। पैट्रियार्च भी उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ मैंने उस लड़के से कहा था और वाकई में उसे थोड़ी तमीज सीखने की जरूरत है। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं इस सारे बुड्ढे यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये सभी के सभी पावरफुल क्लैंस के लीडर हैं और यहाँ पर एक साथ आ गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो बड़ा चल रहा है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं पैट्रियार्च तुमने यहाँ पर इस बात को अगर रिफ्यूज किया कि तुम अपने पावरफुल लड़कों को हमारी स्नो मून अकेडमी में भेजने को तैयार नहीं हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनली आया हूँ। इन सारे बच्चों में से मैं खुद चूज कर लूंगा कि कौन सा बच्चा हमारी स्नो मून अकेडमी को ज्वाइन करेगा और कौन सा नहीं। सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ पर यूनाइट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आए हैं कि स्नो मून अकेडमी को, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये बात करने की, ये लोग हमें रैंडमली यहाँ से चूज कर सकते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हारी इस बात को भी मना कर दूं तो फिर तुम क्या करोगे। प्रिंस लैंग उसे कहता है पैट्रियार्च मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर इस बात को रिफ्यूज कर सकते हैं, जिस तरह बाकी के सेक्टर्स पावरफुल थे उन सभी ने भी मेरे सामने हार मान ली, आप भी मानेंगे। फिर साथ ही वो पैट्रियार्च नैनगोंग
वोंग से कहते हैं पैट्रियार्च फिलहाल के लिए हम पॉलिटिक्स की बातों को छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आके एग्जाम्स चल रहे हैं तो पहले आप एग्जाम्स को कंटिन्यू करें, हम भी तो देखें कि यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चूज करेंगे। फिर साथ ही वो उन सारे बच्चों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर अपना बेस्ट देना, क्योंकि अगर तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बेस्ट दिया और अपनी पावर्स को हमें शो करवाया, अब में से किसी बच्चे को हम लोग अपनी स्नो मून अकेडमी के लिए चूज कर लेंगे। और स्नो मून अकेडमी में जाने के बाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें इस छोटे से सेक्टर में नहीं मिल सकता। वहाँ पर तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो प्रिंस लैंग जैसे वहाँ पर सारे बच्चों से ये बात करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर यूनहाई सेक्टर में बेटर रिसोर्सेज के लिए आए थे ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन सके। स्नो मून अकेडमी हमें ये सारे रिसोर्सेज दे रही है और हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकती है, तो हमें इस छोटे से सेक्टर को ज्वाइन रखने की जरूरत ही क्या है। पैट्रियार्च भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे काफी सारे बच्चे इनकी साइड लेने को तैयार हो चुके हैं। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं चलो देखते हैं कि मेरे सेक्टर को कौन धोखा देता है। फिर साथ ही वो उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है, अब जबकि ये सभी लोग यहाँ पर इस एग्जाम को देखने के लिए आए हैं। पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, आज यहाँ पर सिर्फ इनर डिसाइपल्स ही आपस में फाइट कर सकेंगे, आज यहाँ पर इनर डिसाइपल्स और कोर डिसाइपल्स आपस में फाइट नहीं कर सकते। पैट्रियार्च सोच रहे होती है मैं इन्हें यहाँ पर अपने कोर डिसाइपल्स की पावर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोर डिसाइपल्स हमारे यूनहाई सेक्टर की फाउंडेशन है, ये मैं इनको सिर्फ अपने इनर डिसाइपल्स की पावर्स ही दिखाऊंगा। पैट्रियार्च सभी बच्चों से कहते हैं चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए रूल्स को चेंज करता हूँ, आज के एग्जाम्स में जितने भी बच्चे हैं वो इनर डिसाइपल्स की रैंकिंग के लिए फाइट करेंगे, कि तुम सभी को पता है कि इनर डिसाइपल्स में 81 रैंकिंग्स है, तुम में से जो भी इनर डिसाइपल 81 की रैंकिंग में से जिसको भी हराएगा उसे उसकी रैंकिंग मिल जाएगी। लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक ही बंदे को 2 बार चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ कर चैलेंज करना। जबकि प्रिंस लैंग भी उसकी बात समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर मुझे अपनी पावर शो नहीं करवाना चाहता, इसीलिए इसने एग्जाम के रूल्स को चेंज किया है। पैट्रियार्च इनर डिसाइपल से कहते हैं जिस तरह तुम्हारी रैंकिंग है उसी हिसाब से सभी लोग यहाँ पर आ जाओ और बाकी के इनर डिसाइपल्स तुम इन्हें चैलेंज कर सकते हो। और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रदर रैन क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और उसके साथ उसके 4-5 टपोरी भी खड़े होते हैं जो कि उसके फॉलोअर्स हैं। वो उनसे कहता है वहाँ पर नीचे जाओ और जाकर उन सभी को मार डालना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ओपोनेंट्स मरने चाहिए। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आ जाओ जो भी इन बच्चों को चैलेंज करना चाहते हैं। अनमैन लिनफेंग से कहता है ब्रदर लिनफेंग तुम्हें नहीं लगता कि इन बच्चों में से कोई भी यहाँ पर इनको चैलेंज नहीं करना चाहेगा? हम सभी लोग तो अभी अभी इनर डिसाइपल बने हैं और ये जितने भी रैंकिंग वाले बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिनफेंग उसे कहता है मुझे ये वाले रूल्स काफी ज्यादा पसंद आए, मुझे लगता है काफी सारे बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त एक लड़का जल्दी से अरीना में चला जाता है और कहता है मेरा नाम डिसाइपल लू ली है और मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। इनर रैंक के नंबर 81 को मैं चैलेंज करता हूँ। इनर सेक्टर का रैंक 81 यू लीन आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। कि ब्रदर रैन उसे कहता है इसको मार डालना। वो रैन से कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है। जाते उस लड़के को मार डालता है, जबकि उसके बाद 4 और बच्चे यहाँ पर ऊपर वाली रैंकिंग्स को चैलेंज करते हैं, लेकिन वो बाकी के चारों भी उन चारों को मार डालते हैं। ब्रदर रैन उन सभी को वहाँ पर मरता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है ये सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, सभी लोग तो इनर डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं थे और इन्हें लगता है कि इनर डिसाइपल बनने के बाद दीवार के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बाकी के इनर डिसाइपल्स बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बाकी में हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ रैंकिंग वाले बच्चों के हाथों से मारे जा सकते हैं। ब्रदर रैन पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च तो क्या यहाँ पर हम लोग आपस की रैंकिंग वालों से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी नीचे के लोग हैं ये सारे तो कचरा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैट्रियार्च रैन की बात सुनने के बाद सोच रही होती है वेन रैन जैन हालांकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की वजह से ये एक रेयर जीनियस है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस रेयर जीनियस को यहाँ पर गवा दूं। लगता है कि फ्यूचर में ये हमारे यूनाइट सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल पिलर बनेगा। करता हूँ कि जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं वो लोग इन 5 लोगों के मौत की वजह से आगे आकर चैलेंज ना करें, वरना अगर वो चैलेंज करेंगे तो वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। जहाँ पर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ब्रदर रैन उसे कहता है तुम फिर से टांग अड़ाने के लिए आ गए। लिनफेंग उसे कहता है ब्रदर रैन तुम इनर डिसाइपल्स की फर्स्ट रैंकिंग पर हो, तुम हम सभी के सीनियर हो, लेकिन तुम हम सभी जूनियर्स को यहाँ पर इतना ज्यादा कम मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नीचे जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे कचरा हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जबकि तुमने जब शुरुआत की थी तब तुम भी एक कचरा हुआ करते थे, तुमने भी 0 से शुरुआत की थी। वो बच्चे लिनफेंग की बात सुनने के बाद थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं और कहते हैं ये लड़का लिनफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो रैन यहाँ पर हमें कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता, उसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन हमने भी एग्जाम को पास किया और हम लोग इनर डिसाइपल बने हैं। पैट्रियार्च कहते हैं हीशान, टोफू, वेन रैन और लिनफेंग टियानजियान सेक्टर में ये चारों लड़के हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि ये बहुत बड़े जीनियस हैं और फ्यूचर में हमारे टियानजियान सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और मेरी पावरफुल फोर्सेस बन सकते हैं। हीशान एक कोर डिसाइपल है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि फ्यूचर
फ्यूचर में एक ऑफिशियल बन सकता है। टोफू अभी इम्प्रूव कर रहा है और वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल कोल्ड डिसाइपल बनेगा और वैन रैन बहुत ही जल्दी एक कोल्ड डिसाइपल बनने वाला है। लिनफेंग के बारे में मास्टर बीला और कुंगलाओ को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये बहुत बड़ा जीनियस बन सकता है। मैं इन चारों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, बस ये दोनों जहाँ पर आपस में फाइट ना करें। ब्रदर रैन लिनफेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरी तरफ उंगली उठाने की, जबकि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक इनर डिसाइपल भी नहीं हो, तुम एक आउटर डिसाइपल हो। लिनफेंग से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने ये सारी बातें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो तुम, तो मेरे लेवल के बराबर भी नहीं हो, इसलिए तुम कचरा भी नहीं हो। रैन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। लिनफेंग बातें करता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर में आ जाता और कहता है यहाँ पर हमारे सेक्टर एग्जाम्स चल रहे हैं जहाँ पर हम सारे डिसाइपल्स आपस से हाई रैंक के वाले बंदे को चैलेंज करते हैं ताकि हम लोग उसकी पोजीशन को ले सकें। यहाँ पर हम सभी डिसाइपल्स अपनी ऑनर के लिए फाइट करते हैं। फाइट को हारने से हमें ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया। यहाँ पर इनर डिसाइपल्स की रैंकिंग को चैलेंज करने वाले बच्चों को तुमने अपने लैकीज के हाथों से मरवा दिया। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। साथ ही लिनफेंग चिल्लाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनर डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुम अपने जूनियर डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा कम मांग रहे हो और उन्हें जानबूझकर कचरा कह रहे हो। तुम उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम एक राइटियस पर्सन नहीं हो। ब्रदर रैन भी जल्दी से जंप करते हुए अरीना के सेंटर में आ जाता है और वो दोनों ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी वेव्स निकल रही होती हैं। तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिनफेंग लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर में चला जाता है और ब्रदर रैन भी जंप करते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। लिनफेंग उसकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो, लेकिन साथ ही लिनफेंग उसे कहता है जरा ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पर कितने बड़े बड़े पावर हाउसेस हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुएं के अंदर बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो। अपना कुआं ही अपनी दुनिया लगती है, लेकिन बाहर निकल कर देखो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। स्लैंग और बाकी के एल्डर्स भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, ये बहुत ज्यादा समझदार है। लिनफेंग उसे कहता है तुम एक वाइज इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक कचरे से भी ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लिनफेंग यहाँ पर अपने सेक्टर के ऊपर भी उंगली उठा देता और कहता है अरे जैसे घटिया और छोटी सोच वाले इंसान जो कि अपने इनर डिसाइपल्स को बुली करता है और यहाँ पर एल्डर्स की भी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे जैसे इंसान को अगर यहाँ पर रखकर इस सेक्टर वाले रेस कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे सेक्टर का आउटर डिसाइपल हूँ। इस सेक्टर में तुम्हारे जैसे बेवकूफ और घटिया इंसान को रखा गया है। बाकी के सारे बच्चे भी ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं अब इस लड़के को क्या हो गया है, लगता है ये पागल हो गया है, ये यूनाई सेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है। डॉक्टर लू जॉन भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो वहीं से चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक आउटर डिसाइपल होने के बावजूद तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। लिनफेंग एल्डर लू जॉन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारा यूनाई सेक्टर इतने ज्यादा डिक्लाइन में क्यों चला गया है, हमारा सेक्टर राइज क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे जैसे बेवकूफ और घटिया एल्डर्स की वजह से। तुम्हें लगता है कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ तो मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे इनर सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर साथ ही वो वहाँ पर खड़े उन 5 लड़कों से कहता है जिन्होंने यहाँ पर पहले 5 लड़कों से फाइट की थी और उन 5 को मार डाला था। लिनफेंग उनसे कहता है तुम सभी को लगता है कि तुम लोग रैंकिंग में हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है तुम 5 यहाँ पर नीचे आओ लाइफ एंड डेथ अरीना में, मैं तुम 5 के साथ एक ही वक्त पर फाइट करूंगा और तुम्हें दिखाता हूँ कि एक आउटर डिसाइपल तुम्हें हरा सकता है। तुम सभी के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम बाकियों को बुली कर सको। ल्यूफी भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है लगता है कि ये पागल हो गया है, ये 5 लड़कों को एक साथ चैलेंज कैसे कर सकता है। ये वो 5 रैंकिंग वाले लड़के हैं और रैंकिंग वाले कम से कम अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर तो होंगे ही, तो 1-2 से फाइट करने की बात होती तो फिर तो ठीक था, 5 को एक साथ हराना मुश्किल है। पैट्रियार्च भी लिनफेंग की बात सुनने के बाद कह रहे होते हैं यहाँ पर लिनफेंग को खो नहीं सकता, 5 लड़कों के साथ फाइट करने के दौरान खतरा है कि लिनफेंग मारा जाए। लिनफेंग एक जीनियस है और मैं नहीं चाहता ये जहाँ पर मरे। लिनफेंग से कहते हैं तुम 5 के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम इनमें से किसी एक को चूज कर लो। लिनफेंग कहता है नहीं, मुझे 5 के साथ एक साथ फाइट करनी है। ब्रदर रैन उन 5 की तरफ देखता और कहता है तुम सभी बेवकूफ हो, चलो जल्दी से यहाँ पर नीचे उतरो, मैं इसको एक सेकंड भी और जिंदा नहीं देख सकता, जल्दी से यहाँ पर और इसे मार डालो। 5 ब्रदर रैन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जल्दी से जाम करते हुए नीचे उतर आते हैं। सभी लोग जैसे वहाँ पर अरीना में उतरते हैं तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम
नाम युई जैंग होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, अपनी फायर मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने मारने वाले का नाम याद रखना चाहिए, मेरा नाम युई जैंग है। वो जैसे लिन फेंग के करीब पहुंचता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो लिन फेंग अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन को यूज करते हुए अपनी पाम से उसके ऊपर अटैक करता है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़के ने तो अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन के 8th मूव को भी मास्टर कर लिया, ये 8th लेयर पर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। लिन फेंग असल में यहाँ पर अपनी पाम ऑफ डेसोल्यूशन को सिर्फ छलावे के लिए यूज कर रहा है, असल में वो ड्रॉ स्किल मेथड को यूज करने वाला है ताकि कोई उसके ड्रॉ स्किल मेथड को यूज होते हुए देख ना सके, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक है। युई जैंग जैसे उसके करीब पहुंचता है लिन फेंग उसी अटैक्स के बीच से अपनी तलवार को बड़ी स्पीड से निकालता है और उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो वहाँ पर युई जैंग को मार देता है। युई जैंग सिर्फ एक ही अटैक में मर जाता है। पैट्रियार्च देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो स्वर्ड ड्राइंग स्किल को मास्टर किया है, ऊपर से ये लड़का अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतना बल्कि इसने 8th पाम ऑफ द डेसोल्यूशन को 8th लेयर तक मास्टर कर लिया है। इसी वजह से तो मास्टर बीला और कुंगलाओ इस लड़के की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लिन फेंग बाकी के चारों से कहता है यहाँ पर तुम सभी ने जो कुछ भी किया है अब उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं युई जैंग मर चुका है, अब हम लोग क्या करें? लगता है कि हम चारू को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। वो चारू जैसे मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फेंग वहीं पर अपनी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्वर्ड फोर्स को रिलीज करता है और स्वर्ड फोर्स को रिलीज करने के बाद वो उनमें से 2 के ऊपर और अटैक करता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। वहाँ पर अरीना में सिर्फ 2 ही लड़के और बचते हैं। लिन फेंग उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है, वो दोनों ही जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ब्रदर रेन से कह रहे होते हैं ब्रदर रेन प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारी जान बचा लो। जबकि रेन चिल्लाकर उनसे कह रहा होता है तुम सभी लोग कमीनो वहीं पर मरो, यहाँ पर वापस मत आना, तुम लोग इनर डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं हो। लिन फेंग पीछे से उनके ऊपर स्लैशेस लगाता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है और कहता है आज तो यहाँ पर अगर हीवनली किंग्स और गॉड हुड भी आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। देखने वाले बच्चे इस मूव को पहचानते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़के ने अभी अभी यहाँ पर स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकिंग मूव को यूज किया है। इस लड़के के पास कितने सारे मास्टर स्किल्स हैं, इसने स्वर्ड ऑफ निर्वाणा स्किल को भी मास्टर कर लिया। काउंटर डिसाइपल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जबकि ल्यूफी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने उन 5 को मार डाला जो कि इनर डिसाइपल्स की टॉप 5 रैंकिंग में थे। मुझे लगता है कि अब ये लड़का मेरी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर निकल चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसके लेवल तक पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैं इससे बदला नहीं ले सकती। पैट्रियार्च कहते हैं इसने मेरे 5 इनर डिसाइपल्स को बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला। ये लड़का या तो एक जीनियस है या फिर इसको एक डेविल कहूँ। पीटर मोसी पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च ये बात आपने देख ली कि इसने 5 रैंक डिसाइपल्स को मार डाला। ये लड़का वाकई में एक गिफ्टेड डिसाइपल है, एक जीनियस तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के लिए ब्लेसिंग की बजाय डिजास्टर लेकर आएगा। पैट्रियार्च एल्डर मोजी से कहते हैं एल्डर मोजी मुझे एक बात बताओ, तुम हर बार इस लड़के के खिलाफ क्यों हो जाती हो? रेन और बाकी के 5 ने जहाँ पर हमारे 5 इनर डिसाइपल्स को मार डाला उस वक्त तुमने उसके बारे में ये बात क्यों नहीं की? एल्डर मोजी से कहते हैं पैट्रियार्च हम लोग लिन फेंग को वैन रेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कितनी स्ट्रॉन्ग है और वैन रेन एक ट्रू जीनियस है। पैट्रियार्च से कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए तुम शांत रहो। कि एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं अगर हमने इस लड़के को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे यहीं पर मारना होगा। पैट्रियार्च लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तुमने यहाँ पर इस बात को साबित कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ तुम यहाँ पर रैंकिंग की फाइट में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यहाँ पर अपने इनर डिसाइपल के क्लोथ को पहन लो। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ना तो मुझे आपके इनर डिसाइपल के क्लोथ चाहिए और ना ही मैं यहाँ पर रैंक डिसाइपल्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ पर इसलिए लाइफ एंड डेथ अरीना में खड़ा होकर लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत बड़े बेवकूफ हैं। कितने बड़े बेवकूफ है ये मैं उनको ये साबित करके दिखा रहा हूँ। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जैसा कि मेरे नाम के साथ लगा हुआ है कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ और आउटर डिसाइपल होने का मतलब होता है कि हम लोग अभी तक जुनहाई सेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं जब चाहे इस सेक्टर को छोड़कर जा सकता हूँ। क्या ऐसी ही बात है? पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं क्या ये वाकई में छोड़कर जाने वाला है? वो से कहते हैं हाँ ऐसी ही बात है। लिन फेंग उनसे कहता है पैट्रियार्च प्लीज मुझे माफ करना, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं जुनहाई सेक्टर को छोड़कर जाने वाला हूँ, आज यहाँ पर मेरा लास्ट डे होगा। आने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये बच्चा यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बनने के लायक है और बहुत ही जल्दी कोर डिसाइपल भी बन सकता है, लेकिन ये सेक्टर को छोड़कर जा रहा है। इस लैंग्वेज से कहते हैं तो मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जुनहाई सेक्टर में इतना ज्यादा डिसेंट लड़का हमें मिलेगा, तुम तो वाकई में एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो और एक जीनियस भी हो। अगर तुम यहाँ पर अपने जुनहाई सेक्टर को छोड़कर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ तुम हमारी होली मून अकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम स्नो मून अकेडमी को ज्वाइन करते हो तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ पर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हें सबसे बेस्ट ट्रेन करवाया जाएगा। इसी वक्त दूसरे एल्डर हान जूटियान से कहते हैं लिन फेंग हालांकि मेरे सेक्टर के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी के पास मार्शल आर्ट स्पिरिट आइस
इस टाइप की होनी चाहिए। ना ही हम लोग अपने सेक्टर से बाहर के लोगों को अपने सेक्टर में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए एक ओपन ऑफर है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्नो माउंटेन विलेज सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पर ना ही आउटर डिसाइपल ना ही इनर डिसाइपल बनना पड़ेगा, बल्कि मैं तुम्हें डायरेक्टली एक कोर डिसाइपल प्रमोट करूंगा। मास्टर चू किंग भी उसे कहते हैं, अगर तुम मेरे हाउस सेक्टर को ज्वाइन करते हो मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज दूंगा। एल्डर मोजी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के को वहीं पर जाकर मार देना चाहिए, कि अगर इस लड़के ने हमारे सेक्टर को छोड़कर बाकी किसी सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो हमारे यूनाई सेक्टर की इज्जत क्या रह जाएगी। पैट्रियार्च गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। पैट्रियार्च उसके ऊपर गुस्सा होने के बाद लिनफेंग से कहते हैं, लिनफेंग 3 दिन पहले यहीं पर एग्जाम को पास करने पर मैंने तुम्हें हुता एक इनर डिसाइपल बनाया था, लेकिन तुमने अभी तक अपने इनर डिसाइपल की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक अपने आप को एक आउटर डिसाइपल क्यों कह रहे हो? तुम यहाँ पर यूनाई सेक्टर को धोखा देकर जाना चाहते हो। लिनफेंग उनसे कहता है, पैट्रियार्च मैं यहाँ पर यूनाई सेक्टर को धोखा देकर नहीं जा रहा, बल्कि आपकी यूनाई सेक्टर ने मुझे इनर डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास तो इस बात का गवाह भी है कि आपके ही एक एल्डर ने मुझे सेक्टर से निकाला है। उन्होंने मुझे इनर डिसाइपल का टोकन और मेरे ड्रेसेस नहीं दिए। पैट्रियार्च से कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है? लिनफेंग पैट्रियार्च से कहता है, लेकिन पैट्रियार्च इससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे एक सवाल पूछना है कि हम लोग यहाँ पर स्टार पवेलियन के अंदर जब जाते हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना अलाउ किया जाता है, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी मार्शल आर्ट्स के स्किल रखे हुए हैं तो सारे के सारे लो लेवल के मार्शल आर्ट्स के स्किल हैं और वो बाकी की जगहों पर भी आसानी से मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे मार्शल आर्ट्स के स्किल को अगर मैं सेक्टर से ले सकता हूँ तो बाहर से भी ले सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी मेहनत करके उन स्किल्स को सीखा है। अगर ये कहा जाए कि तो अभी तक सेक्टर ने मेरे लिए कुछ भी फेवर नहीं किया, सेक्टर ने मुझे यहाँ तक कुछ भी नहीं दिया, सारे के सारे स्किल्स मैंने अपनी मेहनत से सीखे हैं। आज उसे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वो स्किल्स कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर डिसाइपल होने के नाते हमने जहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स और फेवर्स नहीं दिए तो तुम हमारे सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो। इसका हमने तुम्हें यहाँ पर फ्री में मार्शल आर्ट्स के स्किल प्रोवाइड तो किए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे सेक्टर को छोड़कर जाना कोई वजह बनती है। लिनफेंग उनसे कहता है, पैट्रियार्च प्लीज मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दें। तो वो अपनी बात को किस तरह कंप्लीट करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग इस एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनफेंग पैट्रियार्च से बात कर रहा होता है। पैट्रियार्च से कहता है, हम सभी लोग यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स हैं, और आउटर का मतलब है कि हम लोग अभी तक सेक्टर का हिस्सा नहीं है, और यहाँ पर स्टार पवेलियन के अंदर में जितने भी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स दिए जाते हैं वो सारे तो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल भी ठीक है कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें यहाँ पर जगह दी और सेक्टर का नाम दिया। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम यहाँ पर इस सेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हो? लिनफेंग उनसे कहता है, लेकिन मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हो, मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दें। लिनफेंग पैट्रियार्च से कहता है, ये बात आपको भी पता है कि जिस दिन ऑफिशियल चू यहाँ पर आया था लिनकियान के साथ, वो मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। उस दिन एल्डर मोजी ने बड़ी आसानी के साथ मुझे यहाँ से उनके हवाले करने का फैसला कर दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हूँ और मेरी उनकी नजर में कोई भी औकात नहीं है। अगर उस दिन वो मिस्टीरियस मास्टर वहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आता तो एल्डर मोजी ने उसी वक्त मुझे वहीं पर मार दिया होता। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिनफेंग कहता है, जब दूसरी बार जब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट ने अटैक किया था उस वक्त मैं एक बड़े से बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, तो एल्डर मोजी ने अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ मुझे बांधकर एक इल्यूशनरी बीस्ट के सामने फेंक दिया। ये सब कुछ आपने वहाँ पर सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि पता नहीं किसी तरह से उस अटैक से बच गया। लेकिन एल्डर मोजी ने वहाँ पर ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ। पैट्रियार्च लिनफेंग की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, ठीक है मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सारी की सारी मेरी गलती है और मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे एल्डर मोजी के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी कि वो यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं और आउटर डिसाइपल्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उस इल्यूशन बीस्ट के तुम्हें खा जाने के बाद उसके बाद वहाँ पर मास्टर बीलाव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मास्टर मोजी को तकरीबन मार ही दिया था। वो तो बड़ी मुश्किल से हमने मास्टर मोजी को उनके हाथों से बचवाया है। मास्टर बीलाव तुम्हारी बहुत ज्यादा कदर करते हैं और उनकी वैल्यू तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे सेक्टर को छोड़ कर जाओ। लिनफेंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अब उस इल्यूशन बीस्ट ने मुझे निगल लिया था और मैं वहाँ से गायब हो गया, तो उसके बाद का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि मास्टर बीला वाकई में वहाँ पर आए हूँ और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, उन्होंने मास्टर मोजी को भी मारने की कोशिश की हो। मास्टर बीला वाकई में मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से मैं मास्टर बीला की खातिर इस सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मोजी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो मास्टर लूजवान भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो जैसे ये बात सुनते हैं कि मास्टर बीला इस लड़के की बहुत ज्यादा वैल्यू
करती हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अगर मुझे पहले से पता होता ये लड़का बीलाओ का स्पेशल है तो फिर मैं कभी भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि घूम फिर कर ये सारी बात तो मेरे ऊपर ही आने वाली है। लिन फेंग उनसे कहता है मास्टर बीलाओ की बात हम लोग बाद में करेंगे, चले ठीक है मास्टर मोजी को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मास्टर मोजी एक इनर आइडलर है और उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा हाई रैंक के इनर आइडलर है। चले मैं आपको 3 दिन पहले की बात बताता हूँ। 3 दिन पहले जब मैं यहाँ से एग्जाम को पास करने के बाद माउंटेन पीक पर गया था अपना बैच लेने के लिए, वहाँ पर वेन रेन ने मुझे मारने की कोशिश की। वेन रेन जैन जो कि हमारे इनर डिसाइबल के फर्स्ट रैंकिंग पर है, तो ब्रदर रेन ने जब वहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो वहाँ पर एक एल्डर थे जिनका नाम लू जॉन था। लू जॉन का एक इनर एल्डर होने के नाते इनका फर्ज बनता था कि उसको रोकना, लेकिन उन्होंने उसको रोकने की बजाय उसको खुली इजाजत दे दी और उसे कहा कि वो मुझे मार सकता है और कहीं पर भी मार सकता है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है और वो हमारा नंबर 1 डिसाइपल है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। जब मैंने उनसे अपने बैच मांगा और साथ ही अपने इनर डिसाइपल के क्लोथ्स मांगे तो उन्होंने मुझे कहा कि दफा हो जाओ। बाकी के सारे एल्डर्स मुझे बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारे पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लू जॉन क्या ये बात सच है जो भी इस लड़के ने की है? तो लू जॉन आगे से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं तो मुझे लगता है कि तुम सभी एल्डर्स के पास काफी सारी पावर्स आ गई हैं और तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी भी बच्चे को इनर डिसाइपल्स के बैच देने से मना कर सकते हो और उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हो। तुम सभी को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि 3 दिन पहले मैंने इस लड़के से इसका नाम पूछा था और उसके बाद इसे एक इनर डिसाइपल बनाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लड़का वहाँ पर अपना इनर डिसाइपल का बैच लेने के लिए गया तो तुमने इसको दफा हो जाओ नहीं कहा बल्कि मुझे दफा हो जाओ कहा है, क्योंकि मैंने इस लड़के को वहाँ पर भेजा था। पैट्रियार्च लिन फेंग से कहते हैं ठीक है मैंने तुम्हारी बात को नोट कर लिया है, मैं इसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लूंगा। लिन फेंग कहता है पैट्रियार्च आपको पता होगा कि मुझे इस वक्त किस तरह महसूस हो रहा होगा। पैट्रियार्च से कहते हैं लिन फेंग मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के बलबूते पर ही अपनी रिस्पेक्ट हासिल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं कि आज आपके पास जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी कोर डिसाइपल्स हैं, वो सभी के सभी लोग कहाँ से आए हैं? वो सभी लोग कभी आउटर डिसाइपल हुआ करते थे और वो लोग बॉटम से अब तक पहुँचे हैं। और उन सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो आउटर डिसाइपल थे, जब वो वीक थे, तो आपके सेक्टर ने उनकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं की, बिल्कुल मेरी ही तरह। जब वो कमजोर थे और सेक्टर ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो आप उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तब वो सेक्टर की रिस्पेक्ट करेंगे? यहाँ पर आप किसी को भी बेटर रिसोर्सेज देने की बात करें तो आपके कोर डिसाइपल्स भी आपको छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि वो आपके सेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके सेक्टर ने उनके कमजोर वक्त में उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये लड़का बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। जब ये बच्चे आउटर डिसाइपल थे और बहुत ज्यादा वीक थे, हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और ना ही किसी की रिस्पेक्ट करते थे कि ये बड़े होकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। इसी वजह से वेन रेन जैन ये कितना ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, जबकि हमारे पास जो कोर डिसाइपल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एरोगेंट है और उनमें से कोई भी सेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो लिन फेंग यहाँ पर पैट्रियार्च को रूल्स के बारे में बताता है कि आपको यहाँ पर रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। सभी के लिए रूल्स एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन अगर कोई एल्डर गलती करता है तो उसे भी सजा दी जाए। आप लोगों ने ये सिस्टम बिल्कुल गलत रखा हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है और उसे हर एक काम करने की आजादी है। तो पैट्रियार्च लिन फेंग की बातें सुनने के बाद उठकर खड़े हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं बच्चे तुमने यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। और मुझे लगता है कि हमारा यूनहाई सेक्टर, जब कभी तुम इसके पैट्रियार्च बनोगे तुम हमारे यूनहाई सेक्टर को बहुत ही अच्छे से मैनेज करोगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे यूनहाई सेक्टर को छोड़कर नहीं जाओगे और यहीं पर रुकोगे क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। आने वाले बच्चे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये पैट्रियार्च ने यहाँ पर किस तरह की बात कर दी। उन्हें लगता है कि लिन फेंग फ्यूचर में हमारा पैट्रियार्च बन सकता है। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मैं अपने सेक्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये सभी लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं और उन्होंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकने के लिए किसी न किसी वजह की जरूरत है। क्या आपके पास ऐसी कोई वजह है कि मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ जब तक मैं इस सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ दोबारा यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऊपर किलिंग इंटेंट शो नहीं करेगा, ना ही कोई स्टूडेंट तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और ना ही कोई एल्डर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर पाएगा। लिन फेंग उनसे कहता है ये तो आपने अभी की बात किया और फ्यूचर की बात किया है, लेकिन पास्ट का क्या? पास्ट में मैंने बहुत सारी ह्यूमिलिएशन को फेस किया है, बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस किया है, उस सभी का बदला भी तो आपको चुकाना पड़ेगा। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो कहते हैं लू जॉन को पकड़ लो, इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो और इसे उठाकर सेक्टर से बाहर फेंक दो। आज के बाद लू जॉन हमारे सेक्टर का एक एल्डर नहीं रहा। गार्ड जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, जबकि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है वेन रेन जैन प्लीज यहाँ पर और मुझे बचाओ। ब्रदर रेन उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसको बचाने
मारने के लिए क्यों आगे बढ़ेगा। और वो लूजियान को वहाँ से ले जाकर उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देती है, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज आती है। पैट्रियार्च लिनफेंग से कहती है जैसे कि तुमने सुन ही लिया है कि हमने उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया है और सेक्टर से बाहर निकाल दिया है। क्या अब तुम इस बात से सेटिस्फाइड हो और यहाँ पर रुकने को तैयार हो। लिनफेंग सोच रहा होता है इसको तो सजा मिल गई, लेकिन मैं मोजी को नहीं छोड़ने वाला, उसको भी अपने किए पर सजा तो मिलनी चाहिए। लिनफेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मुझे लगता है कि आप यहाँ पर किसी को भूल रहे हैं। जबकि एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं इस लड़की को क्या लगता है कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसकी वजह से ये यहाँ पर मुझे सजा दे देंगे। एल्डर मोजी के फादर जो कि वहीं पर बैठे होते हैं, ग्रेट एल्डर, वो पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च हमें काफी ज्यादा देर हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम्स को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर लिनफेंग से भी कहते हैं लिनफेंग पहले तो अपने एग्जाम्स को कंटिन्यू करो, एग्जाम्स के खत्म होने के बाद हम लोग एल्डर मोजी के बारे में बैठकर बात करेंगे। तो लिनफेंग पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि एल्डर मोजी का स्टेटस यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है और उनके फादर एक ग्रेट एल्डर है, और ग्रेट एल्डर होने के नाते सभी लोग जब चाहे मुझे यहाँ पर आसानी से बुली कर सकते हैं। इन दोनों बाप बेटा के पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर यहाँ पर एल्डर मोजी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर मैं यहाँ पर यूनाई सेक्टर में अपना सर उठाकर नहीं जी पाऊंगा, फिर मेरा यूनाई सेक्टर में रहने का फायदा ही क्या है। यहीं पर एक स्टूडेंट जिसका नाम लीबो होता है, वो भी एक इनर डिसाइपल है और उसका रैंक 21 है। वो लिनफेंग से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बातें करके ये सब कुछ यहाँ पर अपनी बातें मनवा सकते हो और एल्डर मोजी को सजा दिलवा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में इस लायक हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारे जैसे लड़के के लिए यहाँ पर दो एल्डर्स को हमारे सेक्टर से निकाल दिया जाए। तुम तो यहाँ पर एल्डर मोजी के बारे में सिर्फ बकवास बातें कर रहे हो। एल्डर मोजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी पोजीशन हाई है। अगर वो वाकई में यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, यहाँ पर तुम्हें जान से मारना चाहे तो तुम उनसे नहीं बच सकते। एल्डर मोजी लीबो की बात सुनने के बाद कहते हैं लीबो तुम्हें इस लड़के के लेवल तक गिरने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तो बहुत ही घटिया बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा समझदार हैं और यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ एक अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है। लीबो मोजी से कहता है एल्डर मोजी मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे पैट्रियार्च वाकई में कमाल के हैं और वो बहुत ही अच्छा फैसला करेंगे, लेकिन मुझे इस लड़के की बातों पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आज ये अपने आप को समझता क्या है। ठीक है ये थोड़ा बहुत टैलेंटेड है और ये इनर डिसाइपल बनने के लायक है और कुछ इनर डिसाइपल्स को इसने मार भी दिया, लेकिन अगर मेरा सामना इसके साथ इनर सेक्टर एग्जाम्स के दौरान हुआ होता तो अब तक ये मर चुका होता। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर मोजी की पोजीशन काफी ज्यादा हाई है और उनके आसपास बहुत सारे कुत्ते पूंछ हिलाते फिरते हैं, वैसे तुम भी एक कुत्ते हो कि उनके लिए सारे गंदे काम करने को तैयार हो, यहाँ तक कि उनके लिए मुझे भी मारने को तैयार हो गए हो। तो एल्डर मोजी लिनफेंग की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो लीबो को इशारा करते हैं, तो लीबो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च वैसे तो मुझे इस लड़के के साथ फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस लड़के ने मुझे यहाँ पर एक कुत्ता कहा है और इसी वजह से मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है। मैं इस लड़के को यहाँ पर हराना चाहता हूँ, मैं इस लड़के को लाइफ एंड डेथ अरीना में चैलेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, प्लीज पैट्रियार्च मुझे अलो करें। तो क्या पैट्रियार्च यहाँ पर इनर डिसाइपल नंबर 21 को लिनफेंग से फाइट करने की इजाजत देंगे या नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक स्टूडेंट जिसका नाम लीबो होता है, वो पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च इस लड़के ने मेरी इंसल्ट किया है, इसलिए मुझे इजाजत दें, मुझे इसके साथ फाइट करनी है, वो भी लाइफ एंड डेथ अरीना में। पैट्रियार्च लीबो की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं लीबो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनर डिसाइपल्स के रैंक में 21 नंबर पर है, इस वक्त वो अपनी सेकंड सोल लेयर पर है। मुझे नहीं लगता कि लिनफेंग इसको आसानी से हरा पाएगा, क्योंकि लिनफेंग अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, क्योंकि लिनफेंग ने अभी तक अपनी पावर्स शो नहीं करवाई, इसलिए पैट्रियार्च को इस बारे में नहीं पता कि लिनफेंग भी अपनी सोल लेयर के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। लिनफेंग पैट्रियार्च के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है पैट्रियार्च हालांकि मुझे भी इस लड़के के साथ फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए मुझसे फाइट करना चाहता है कि एल्डर मोजी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बस यहाँ पर बकवास कर रहा हूँ, और ये भी बात साबित करना चाहता है कि ये एल्डर मोजी का कुत्ता नहीं है। मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तो ठीक है, इसलिए प्लीज आप इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें और मुझसे फाइट करने दें। पैट्रियार्च लिनफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चलो ठीक है। वो लीबो से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। लीबो ये बात सुनते ही बड़ी स्पीड से अरीना में चला जाता है। लीबो नीचे उतरने के बाद अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करते हुए लिनफेंग से कहता है लिनफेंग जैसा कि पैट्रियार्च ने प्रूव किया है हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट कर रहे हैं और इस फाइट का अंजाम एक दूसरे की मौत पर ही होगा। आज यहीं पर तुम्हारा अंत होने वाला है, तुम यहीं पर मरोगे, तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय है, क्योंकि तुम एक जूनियर डिसाइपल हो जो अभी अभी इनर डिसाइपल बने हो, जबकि मैं अपनी सोल ईयर के थर्ड लेवल पर हूँ।
लिन फेंग उसे कहता है, अगर यहाँ पर बकवास करने की बात की जाए तो वाकई में तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो। साथ ही लिन फेंग अपनी पाम टेक्निक को रेडी करते हुए उसके ऊपर अपनी पाम से एनर्जी फेंकता है। लीपो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर लेता है और कहता है, ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी इस एनर्जी के साथ मुझे हर्ट कर सकते हो। साथ ही लीपो अपने हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ी सी खोपड़ी बना लेता है और उसी खोपड़ी के साथ ही अपने पंजे को आगे बढ़ाता है ताकि वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर सके। और उसके हाथों के अंदर से काफी सारी इलेक्ट्रिक पावर निकल रही होती है क्योंकि लिन फेंग उसके सामने बड़ी आराम से खड़ा होता है। वो वहीं पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है और रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए अपने सामने बहुत सारी तलवारें बना लेता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन शील्ड होती हैं और लीपो का अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता। जैसे लीपो का अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराता है, लिन फेंग अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है तो उस शील्ड के अंदर से बहुत सारी एनर्जी सर्ज निकलती है और लीपो भी पीछे की तरफ हट जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इस लड़के के पास जो स्वर्ड की फोर्स है वो तो बहुत ज्यादा है। लीपो जख्मी होने के बाद जब पीछे हटता है वो लिन फेंग से कहता है, तुम अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर नहीं हो बल्कि तुम तो अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर हो, तुमने ये बात सभी से छुपाई है। लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है और घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपनी सोल लेयर के थर्ड लेवल पर हो। लिन फेंग जब दूसरी बार उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो पीछे काफी दूर तक खिसकता हुआ जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर वो खड़ा होकर खांसना शुरू कर देता है और इस बारे में सोच रहा होता है कि स्वर्ड फोर्स तो बहुत ज्यादा है, इसकी स्वर्ड फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये यहाँ पर बड़ी आसानी से मुझे मार सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के के साथ यहाँ पर फाइट करके इसको हरा सकता हूँ। लीपो कहता है, ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। पैट्रियार्च भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं, लड़का तो अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है और इसके पास जो स्वर्ड फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने यहाँ पर लीपो को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। ऐसा जीनियस मैंने पिछले 100 साल में नहीं देखा। लिन फेंग आगे बढ़ता है, लीपो से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो? तुमने खुद इस मैच के स्टार्ट होने से पहले कहा था कि ये लाइफ एंड डेथ का मैच है, यहाँ पर हम दोनों में से एक के मरने पर ही ये मैच खत्म होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैच यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ देते अगर मैं तुम्हारे सामने कहता कि मैं सरेंडर करता हूँ? तो लीपो लिन फेंग से कहता, हाँ ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकते और ऊपर से तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? इस बात का भी तुमसे बदला लूंगा। तो लिन फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारे जैसे सांपों के सर कुचलना जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम बाद में अपनी हार का बदला लेने के लिए मुझसे आओगे, तो मुझे यहीं पर तुम्हें मारना होगा। लिन फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है अपनी तलवार लेकर, जबकि लीवो भी सामने की तरफ से अपने थंडरबोल्ट्स को रिलीज करता है ताकि वो हमारे लिन फेंग को वहाँ पर रोक सके। लेकिन लिन फेंग को तो यहाँ पर इसको मारने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। लिन फेंग बड़ी स्पीड से उसके पास से गुजर जाता है अपनी तलवार को घुमाते हुए और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उसने लीवो की गर्दन उड़ा दी है। देखने वाले सारी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली एल्डर्स भी बाहर से आए हैं। सेकंड प्रिंस लैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। प्रिंस लैंग कहता है, मुझे ये लड़का चाहिए, अगर ये लड़का मेरी मून अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं होता तो मुझे इसे यहीं पर मारना होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। तो लिन फेंग लीबो को मारने के बाद पैट्रियार्च से कहता है, अगर मास्टर मोजी यहीं पर यूनहाई सेक्टर में रहेंगे तो मैं इस सेक्टर को ज्वाइन करने को तैयार नहीं हूँ, मैं इस सेक्टर को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। और अगर अभी भी किसी को इस बात का शक है कि मैं एल्डर मोजी की जगह नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर आपको साबित कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर यूनहाई सेक्टर में रखने से एल्डर मोजी से ज्यादा ही फायदा होगा। तो लिन फेंग वहाँ पर उन सभी से कहता है, जैसे कि तुम सभी लोग देख सकते हो कि मैं लाइफ एंड डेथ अरीना में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं, स्पेशली रैंक्ड वाले, उन सभी को चैलेंज करना चाहता हूँ। तुम में से जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है, जिसको लगता है कि मुझे हरा सकता है, वो यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी फाइट लाइफ एंड डेथ होगी। तो यहीं पर इनर डिसाइपल रैंक 6 भी खड़ा होता है, जबकि उसके साथ कुछ और लड़के होती हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, जो कि इसने यहाँ पर सभी को चैलेंज कर दिया। एक दूसरा लड़का कहता है, लगता है कि लिन फेंग ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया, हमें नहीं पता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लिन फेंग ब्रदर रैन से कहता है, ब्रदर रैन, जब मैं वहाँ पर था तो तुमने मुझे कचरा कहा था और कहा था कि तुम जब चाहे मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने टेकूं और 10 बार माफी की भीख मांगू, तब तुम मुझे छोड़ोगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो और तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आ जाओ, सभी के सामने इस बात को साबित करो कि तुम मुझे मार सकते हो। ब्रदर रैन उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि लीबो को मारने के बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे? इस तरह तुम मेरी नजर में एक कचरे हो, उसी तरह लीबो भी मेरी नजर में एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम अभी तक इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे फाइट करूं। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है, तुम में से कोई वहाँ पर जाओ और जाकर इस लड़के को मार डालो, मेरे लिए ये करना होगा। वहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं कि तुम जाओ, दूसरा उसे कहता है नहीं तुम जाओ। नंबर 6 कहता है, ठीक है मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो उस लड़के का नाम क्या होता है? उस लड़के को मैड ब्लेड कहा
कहा जाता है, उसका नाम असल टोंग शू है कि वो बड़े से ब्लेड को यूज करता है, इसी वजह से उसका निकनेम मैड ब्लेड है। वो जल्दी से जंप करते हुए लाइफ एंड डेथ अरीना में आ जाता है। ब्रदर रैन उसे कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को मारो मत, बस उसके हाथ पांव काट देना और उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर देना कि मरने से पहले उसके अंदर बस इतनी सी लाइफ फोर्स होनी चाहिए कि वो मेरे सामने झुककर अपने घुटने टेक कर माफी मांग सके और उसके बाद उसे मार देना। मैड ब्लेड उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। तो मैड ब्लेड लिन फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने ब्लेड के ऊपर से पट्टी उतारते हुए कहता है, नहीं काफी लंबे अरसे से आपने इस ब्लेड को यूज नहीं किया, तुम्हें तो इस बारे में बहुत ज्यादा ऑनर फील करना चाहिए कि तुम्हारे साथ फाइट में मैं इस ब्लेड को यूज करने वाला हूँ। लिन फेंग भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है, तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच खेलना चाहते हो या फिर दूसरे की तरह सरेंडर करोगे। मैड ब्लेड अपना ब्लेड निकालता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गेम्स खेलने के लिए आया हूँ, हमारा मैच लाइफ एंड डेथ का ही होने वाला है। तो अपने ब्लेड को निकालता है और साथ ही वो फ्लेम एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आज मरने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ब्लेड कल्टीवेशन किसको कहते हैं। चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसे कहता है, चलो ठीक है फिर करते हैं, और वो सामने से गायब हो जाता है। जबकि हमारा मैड ब्लेड भी उसके सामने से गायब हो जाता है। वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ अपनी तलवारों को टकराते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मैड ब्लेड लिन फेंग से कहता है, तुम्हारे हाथ में जो वेपन है उसे तलवार कहते हैं, जबकि मेरे पास जो है इसको ब्लेड कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ब्लेड्स को सारी तलवारों या स्वर्ड्स का किंग कहा जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही फनी बात है, मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना। मैड ब्लेड गुस्से के साथ अपने ब्लेड को घुमाता है और कहता है, तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, चलो ठीक है आज मैं तुम्हें ये दिखाकर बताता हूँ। ब्लेड को बाकी सारे वेपन्स का किंग कहा जाता है। लिन फेंग अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए उसके स्ट्राइक को अवॉइड करता है, लेकिन मैड ब्लेड की स्ट्राइक के अंदर से जो फोर्स निकलती है वो पीछे दीवार के ऊपर जाकर लगती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लिन फेंग कहता है, इसके ब्लेड के अंदर से बहुत सारी फोर्स की एनर्जी निकल रही है। मैड ब्लेड उसे कहता है, तुम इसी बारे में सोच रहे होगे कि मेरे पास इतनी फोर्स की एनर्जी कैसे निकल सकती है, ये सब कुछ तुम्हारे ब्लेड के ऊपर डिपेंड करता है। एक तलवार के मुकाबले में ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये मजबूत होता है, इसी वजह से इसके अंदर से जो फोर्स निकलती है वो तलवार के मुकाबले में ज्यादा होती है। फिर साथ ही वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि वेपन टाइप की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन है वो फ्लेम्स के ब्लेड को वो फ्लेम्स कवर कर लेती हैं। मैड ब्लेड लिन फेंग से कहता है, जब मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर रिलीज करूंगा तो मेरा ब्लेड पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसका ब्लेड उस फायर के साथ कवर हो जाता है। साथ ही वो जंप करते हुए हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। मुझे दोनों यहाँ पर बार बार अपनी तलवारों को टकरा रही होती है और वहाँ पर अरीना में बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर इस फाइट को कौन जीतने वाला है। दोनों के पास ही स्वर्ड फोर्स है और वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। तो लिन फेंग यहाँ पर फिर से अपने थंडर स्ट्राइक मूव को यूज करते हुए बहुत सारी तलवारें उसकी तरफ फेंकता है। मैड ब्लेड अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी फ्लेम्स के साथ उन सारी तलवारों को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। सिर्फ उन सारी तलवारों को वहाँ पर ब्लॉक करता है, बल्कि उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो आगे की तरफ बढ़ती है। लिन फेंग अपनी तलवार के साथ उसकी स्ट्राइक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, लेकिन वो काफी दूर तक घसीटता हुआ उसके साथ ही जाता है। मैड ब्लेड उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलवार मेरे ब्लेड का मुकाबला कर सकती है। लिन फेंग अपने कपड़ों के ऊपर से मिट्टी झाड़ते हुए से कहता है, ये इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। मैड ब्लेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा ब्लेड और क्या कर सकता है। तो वहीं पर अपने स्पेशल मूव जिसका नाम फ्लेम ब्लेड फोर्स होता है उसको रिलीज करता है। हमने से बहुत सारी फ्लेम एनर्जी निकल रही होती है और फ्लेम एनर्जी की एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है और हमारा लिन फेंग उस एनर्जी की दीवार के सामने खड़ा होता है। हमारा लिन फेंग इस बड़ी सी ब्लेड फोर्स के सामने अपने आप को टिका पाएगा या नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम सभी ने देखा था लिन फेंग वहां पर क्योंकि सभी ने डिसाइपल्स को चैलेंज करता है तो वैन रैन खुद तो उसके साथ फाइट करने के लिए नीचे नहीं उतरता, बल्कि उसकी जगह पर एक रैंक नंबर 6 होता है जिसका नाम एलन है, वो उससे फाइट करने के लिए नीचे उतरता है। और उस लड़के को मैड ब्लेड भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास ब्लेड होता है, वो ब्लेड के साथ ओरा की पावर को रिलीज कर सकता है। तो मैड ब्लेड और हमारे लिन फेंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से फाइट करते हैं, लेकिन मैड ब्लेड के पास जो ब्लेड फोर्स होती है वो लिन फेंग की स्वर्ड फोर्स से ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपनी फायर पावर को साथ में रिलीज करते हुए हमने फोर्स की एक बड़ी सी वॉल बनाता है। लिन फेंग उस वॉल के सामने खड़ा होता है और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था। तो लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि अब सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट है, और उसी के साथ ही यहाँ के डार्क स्पिरिट के साथ चमकना शुरू हो जाती है, जिससे वो सामने की तरफ देखकर उसके फ्लॉस को देख सकता है। वो बड़ी सी ओरा की दीवार के अंदर घूर कर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर कहीं पर वीकनेस है और खाली जगह है।
तो लिन फेंग को जैसी वहाँ पर उसकी कोई वीकनेस दिखाई देती है, वो जल्दी से जंप करता हुआ उस बड़े से ब्लेड ओरा की वॉल के अंदर चला जाता है और अपनी दीवार को सामने की तरफ करता है, जिससे वो उसकी ओरा की दीवार को तोड़ता हुआ उसको चीरता हुआ सामने की तरफ निकल जाता है। जबकि मैट ब्लेड बहुत ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, वैन रेन प्लीज मुझे माफ करना, तुमने कहा था कि इसको जिंदा छोड़ देना ताकि ये तुम्हारे सामने घुटने टेकर माफी मांग सके, लेकिन अफसोस ये बेचारा तो जलकर मर गया। नंबर 6 मैट ब्लेड वहीं पर खड़ा खड़ा अभी खुशी हो रहा होता है कि उसी वक्त लिन फेंग की तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और मैट ब्लेड भी चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके मुंह से और उसकी चेस्ट से ब्लड निकल रहा होता है। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च ये देखने के बाद कहते हैं, हमारे इनर सेक्टर का रैंक नंबर 6 भी इतनी आसानी के साथ लिन फेंग के हाथों मारा गया। लगता है कि हमारा लिन फेंग वाकई में हमारे यूनहाई सेक्टर का फ्यूचर है, क्योंकि ये लड़का एक जीनियस है जो कि यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इस लड़के को मार पाया है। मैट ब्लेड लिन फेंग से कहता है, तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया, तुमने मेरी ब्लेड फोर्स की दीवार को कैसे पार किया। लिन फेंग उसे कहता है, तुमने यहाँ पर ब्लेड फोर्स को यूज किया जब मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड फोर्स को यूज कर रहा था। ये दोनों ही फोर्सेस हैं जो कि फाइट में हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन मैं जब अपनी तलवार को बाहर निकालता हूँ तो मैं किसी की जान लेने के लिए अपनी तलवार को निकालता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर जीत पाया हूँ और तुम हार चुके हो। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है और उसका गला भी काट देता है ताकि वो जल्दी से वहाँ पर मर जाए। तो लिन फेंग उसको मारने के बाद फिर से ऊपर की तरफ देखता है और इनर डिसाइपल से कहता है, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझसे फाइट करना चाहता है तो जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ। लेकिन वो सारे डर के मारे पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर इनर डिसाइपल्स के रैंक नंबर 2 को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, अगर मैट ब्लेड के साथ मेरी फाइट होती तो मुझे भी उससे हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मैट ब्लेड इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन इस लड़के लिन फेंग ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़का उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सिर्फ ब्रदर रैन ही उसके साथ फाइट कर सकता है। लिन फेंग कहता है, अब तो इनमें से कोई भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहता, तो ब्रदर रैन चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुमसे फाइट करने के लायक हूँ। तुम मुझे मारना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अब जबकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चलो जल्दी से लाइफ एंड डेथ अरीना में आ जाओ। ब्रदर रैन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जंप करता हुआ अरीना के सेंटर में चला जाता है। हमारा लिन फेंग और हमारा रैन दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ब्रदर रैन वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है, आज मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने तुम्हारी जान लूंगा और इन सभी को ये बात साबित करूंगा कि मैं ब्रदर रैन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और स्ट्रांग होने के नाते मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है, हाँ अगर यहाँ पर बातें करने का कंपटीशन होता तो फिर ठीक है, कोई भी तुम्हें उसमें नहीं हरा सकता क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। रैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, चलो ठीक है अब बस बहुत हुआ, चलो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसी वक्त पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, तुम दोनों ही हमारी यूनहाई सेक्टर की प्राइड हो और फ्यूचर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस कंपटीशन को सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार समझो और आपस में फाइट करो, एक दूसरे को हराने की कोशिश करो, मगर एक दूसरे की जान मत लेना। साथ ही पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, वैन रेन जैन ये इनर सेक्टर्स का नंबर 1 डिसाइपल है और बाकी के सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही जल्दी एक कोर डिसाइपल बनने वाला है, इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खो सकता। और ऊपर से लिन फेंग ने भी अपनी पावर को यहाँ पर साबित किया है कि वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैं उसको भी नहीं खो सकता। ब्रदर रैन पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च ये लड़का बार बार मुझे यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप को मुझसे ज्यादा महान समझता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं इससे डरता हूँ जो इसके साथ फ्रेंडली स्पार करूंगा। पैट्रियार्च लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग चलो ठीक है फिर तुम्हें पीछे हटना होगा। लिन फेंग उनसे कहता है, पैट्रियार्च मुझे लगता है कि आप अभी मुझे कुछ ज्यादा ही काम मांग रहे हैं। पैट्रियार्च क्या आपको लगता है कि मैं इस जैसे कचरे से हार सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर हमें लाइफ एंड डेथ मैच की इजाजत दे। पैट्रियार्च लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग वैन रेन जैन ये अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल के पीक पर है और इसके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो बैम्बू स्पिरिट है। तुम्हें ब्लू बैम्बू स्पिरिट के बारे में तो पता होगा। ब्लू बैम्बू स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इसने अपनी स्पिरिट को फुली अवेकन किया हुआ है, इसलिए तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। अब मुझे पता है कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन फिलहाल तुम इसको नहीं हरा सकते, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, पैट्रियार्च ने मुझे इसकी मार्शल स्पिरिट के बारे में बताया जो कि बैम्बू स्पिरिट बीस्ट होती है। एक ब्लू कलर का स्नेक होता है जो कि बैम्बूज में रहता है, इसका पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहीं पर हमारे ब्रदर वैन रेन रैन की मास्टर भी आ जाती है। मास्टर वहाँ पर आकर पैट्रियार्च से कहती है, पैट्रियार्च आप मेरे बच्चे को यहाँ पर फाइट करने से क्यों रोक रहे हैं? हमारे यूनहाई सेक्टर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर 2 बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करके डेथ अरीना में फाइट करना चाहते हैं तो पैट्रियार्च उन्हें रोक सके। इस लिन फैमिली के लड़के ने मेरे डिसाइपल की यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है, इसी वजह से चाहती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट को फाइट करने की इजाजत दें ताकि ये दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट कर सके।
पैट्रियार्च कहते हैं ये बुढ़िया यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर आकर बात को और ज्यादा बिगाड़ रही है। तो बूढ़ी मास्टर पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ हमें जूनियर्स की फाइट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, हमारे सेक्टर का मजाक उड़ाया जाएगा, इन दोनों को फाइट करने दो। तो यहीं पर मास्टर बीलाओ की एंट्री भी होती है। मास्टर बीलाओ वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं बुढ़िया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम पैट्रियार्च को इस सब में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहती फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। वो भी वहीं पर उस बुढ़िया के पास ही लैंडिंग करते हैं। पैट्रियार्च भी मास्टर बीलाओ को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं पर लिनफेंग और वेन रेन झैन के दरमियान में फाइट होने वाली है, इसी वजह से दो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। मास्टर बीलाओ वहाँ पर आने के बाद लिनफेंग से कहते हैं लिनफेंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तो तुम इस लड़की के साथ फाइट ना करने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें इस लड़के से बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लिनफेंग उनसे कहता है मास्टर बीलाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ फाइट करते हुए मरना पसंद करूंगा के बजाय कि डर कर पीछे हटूं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसके साथ फाइट कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है कि तुम पीछे हट सकते हो, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। लिनफेंग बीलाओ से कहता है नहीं मुझे फिर भी इसके साथ फाइट करनी है, क्योंकि हमारा लिनफेंग सोच रहा होता है इनर सेक्टर के नंबर 1 डिसाइपल के साथ फाइट करने का मौका बार बार नहीं मिलता, और ऊपर से इसके पास एक बहुत ही स्पेशल मार्शल स्पिरिट है जो कि बैम्बू स्पिरिट है। अब तो देखो आहे बैम्बू बीस्ट स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल है। मास्टर बीलाओ से कहते हैं ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत जाते हो तो मोजी को निकालने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मोजी को सेक्टर से निकाल दिया जाएगा। मास्टर मोजी भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। मास्टर बीलाओ बुढ़िया से कहते हैं बुढ़िया अगर मेरा स्टूडेंट लिनफेंग यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट के हाथों हार जाता है और वो उसे मारने वाला भी होगा तभी मैं फाइट में इंटरफियर नहीं करूंगा, तुम्हारा स्टूडेंट चाहे तो उसकी जान ले सकता है, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा अगर तुम्हारा स्टूडेंट यहाँ पर हारता है तो तुम भी फाइट में दाखिल नहीं होगी। बुढ़िया उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरा स्टूडेंट इससे हारने नहीं वाला, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पैट्रियार्च कहते हैं लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई पैट्रियार्च समझता ही नहीं है, कोई मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। मास्टर बीलाओ कहते हैं अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है ठीक है तुम दोनों फाइट कर सकते हो। लिनफेंग और वेन रेन दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वेन रेन जैसे वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी आंख को दिखाते हैं कि उसकी आंख चमक रही होती है। वेन रेन के पास यहाँ पर ब्लू बैम्बू बीस्ट की स्पिरिट पावर है। ब्लू बैम्बू बीस्ट स्पिरिट के पॉइजन की वजह से वो अपने सामने वाले दुश्मन को पैरालाइज कर सकता है, और अपनी आंख में उसने जो अपना कलर शो करवाया है उसी की वजह से वो अगर सामने को घूर कर देखेगा तो सामने वाला पैरालाइज हो जाएगा। तो वेन रेन लिनफेंग से कहता है आज मैं यहाँ पर इन सभी को बता दूंगा कि यहाँ पर एक जीनियस का मतलब क्या होता है और तुम्हें पता चलेगा कि जीनियस क्या होता है। लिनफेंग उसकी तरफ देखता और कहता है इसकी मार्शल स्पिरिट तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी है, इसकी तरफ देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। तो रेन उसके सामने खड़ा होता है और लिनफेंग से कहता है लिनफेंग जरा मेरी तरफ देखो। लिनफेंग जैसे उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के साथ साथ पॉइजन रिलीज होता है कि लिनफेंग की बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है और लिनफेंग वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। तब लिनफेंग को समझ आती है कि वो पैरालाइज हो चुका है। उसी वक्त ब्रदर रेन उसको एक जबरदस्त किक मारता है जिससे हमारा लिनफेंग पीछे की तरफ काफी दूर तक धकेला जाता है, क्योंकि उसने अपनी तलवार को सामने निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है, लेकिन फिर भी वो काफी दूर तक जाकर गिरता है और फिर उससे उठकर सामने की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो ब्रदर रेन के ऊपर अटैक कर सके। तो वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता है अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये तलवार उसकी गर्दन के करीब जाकर रुक जाती है क्योंकि फिर से वो पैरालाइज हो जाता है। लिनफेंग की तलवार तो वहीं पर रुक जाती है, लेकिन ब्रदर रेन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और हमारा लिनफेंग फिर से पीछे जाकर गिरता है। पैट्रियार्च भी सोच रही होती है जैसा कि मैंने सोचा था, हमारा लिनफेंग अभी तैयार नहीं है, वो रेन का मुकाबला करने के लायक नहीं, जबकि रेन की बूढ़ी मास्टर भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। लिनफेंग पीछे हटने के बाद कहता है मुझे यहाँ पर खड़े होकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ब्लू बैम्बू स्पिरिट के साथ उसे आंखों की पावर भी मिलती है, इससे उसकी तरफ देखने से वो सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है। थोड़ी देर के लिए मेरा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता, इस वजह से वो इतनी आसानी के साथ मेरे पर अटैक कर रहा है। ब्रदर रेन उसे कहता है कचरे अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे कैसे हराओगे जबकि तुम मेरे करीब भी नहीं पहुँच सकते। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि मास्टर बीलाओ ने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि जो उन्हें तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी मास्टर बीलाओ को इस बात का पता चल जाएगा उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
डार्क स्पिरिट के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग हमारे ब्रदर रेन के सामने बिल्कुल बेकार साबित होता है, क्योंकि रेन पर अपनी ब्लू बैम्बू स्पिरिट की पावर को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सामने वाले ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकता है या फिर उसको पैरालाइज कर सकता है। लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकिंग मूव को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है एंड उसके सामने खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो फिर से उसके ऊपर स्लैश लगाता है, वो फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर हमारा लिन फेंग अपने पास एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकालता है, एक साथ उन सभी को शूट करता है। लेकिन रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसकी ब्लू बैम्बू स्पिरिट पावर उसको बहुत ज्यादा स्पीड देती है, जिससे कि वो सामने से आने वाली एनर्जी की तलवारों को बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है। और लास्ट पे वो एक तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसको वहीं पर तोड़ देता है और उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास और कोई भी स्पेशल मूव नहीं है, चाहे तुम्हारे पास और कितने भी अटैक मूव्स क्यों ना हो, अगर तुम मेरी स्पीड के साथ मैचअप नहीं कर सकते तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते। मेरे सामने तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आज हमें पता चला कि रेन की ट्रू स्पिरिट क्या है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसको ना सिर्फ पावर देती है बल्कि उसको स्पीड देती है। वो तो एक इनविंसिबल बंदा बन चुका है, यानी कि एक ऐसा फाइटर जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। तो फिर ये लड़का इसको हराएगा कैसे? ब्रदर रेन लिन फेंग से कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस बार वो ऑफर खत्म हो चुकी है। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है या नहीं? लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश होकर खड़ा होता है एंड उसे कहता है, क्या हुआ? लगता है कि तुम गूंगे हो गए हो और तुम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आज अगर यहाँ पर तुम बात नहीं करोगे तो तुम दोबारा जिंदगी में कभी भी अपना मुंह खोलकर बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन लिन फेंग तो वहाँ पर खड़े खड़े सारा हिसाब लगा रहा होता है और साथ ही वो भी अपनी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसके पास भी विजन की पावर है। तो सामने से ब्रदर रेन जल्दी से जंप करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही वो अपनी आंख से लिन फेंग की तरफ देख रहा होता है ताकि वो वहीं पर कंफ्यूज होकर पैरालाइज हो जाए और वो आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। लिन फेंग ने अपनी आंखों के अंदर अपनी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ है और वो इतनी आसानी से पैरालाइज नहीं होने वाला। ब्रदर रेन जैसे ही अपने पंच को लेकर उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंचता है, वो उसे कहता है, इस बार मैं सिर्फ एक ही पंच से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। लिन फेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसकी मास्टर वो बुढ़िया, वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। ब्रदर रेन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लिन फेंग उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है। तो ब्रदर रेन पीछे गिरने के बाद सामने की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास भी आंखों की पावर है, लेकिन इसके पास आंखों की पावर कैसे हो सकती है? ब्रदर रेन अपनी आंख को यूज करते हुए सामने की तरफ घूर कर देखता है तो उसे पता चलता है कि लिन फेंग के पास वाकई में यहाँ पर आंखों की पावर है और इसी आंखों की पावर की वजह से वो उसकी पैरालाइजेशन या कंफ्यूजन की पावर से अवॉइड कर रहा है। ब्रदर रेन कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मैं यहाँ पर अपनी पैरालाइजेशन की पावर्स को यूज नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ हेड ऑन फाइट करना पड़ेगी। और रेन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तो बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब जबकि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। तो रेन वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ अपने पाम को करता है और उसके अंदर से एनर्जी की बनी हुई एक बड़ी सी पाम निकलती है, जिसको पॉइजन डीमन स्ट्राइक कहा जाता है। बड़ी सी पाम हमारे लिन फेंग के ऊपर जाकर अटैक करती है। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लिन फेंग कहता है, ये तो पॉइजनस पाम है, इसका पॉइजन मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। रेन उसे कहता है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी ज्यादा पाम से अपने आप को बचा पाते हो। और वो दोनों पाम्स को सामने की तरफ करते हुए अपने हाथों को सामने बड़ी स्पीड के साथ चलाता है, जिससे उसकी बहुत सारी पाम्स निकलती हैं और वो सारी की सारी लिन फेंग की तरफ आके जाती हैं। लिन फेंग को उसकी सारी की सारी पाम टेक्निक से अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी पाम्स होती हैं। इतनी सारी पाम से अपने आप को बचाते हुए काफी सारा पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और लिन फेंग के मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत सारा पॉइजन मेरी बॉडी में चला जाएगा और मैं बिना फाइट किए ही मारा जाऊंगा। रेन भी उसे कहता है, अब बस थोड़ी देर और, अगर थोड़ा सा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में और चला गया तो तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मारे जाओगे। तो लिन फेंग जल्दी से अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट के फर्स्ट लेवल को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी डार्क स्पिरिट के साथ कवर हो जाती है। रेन जो कि सामने से अभी भी अपनी पाम्स के साथ उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, वहाँ पर सामने काफी सारा धुआं हो जाता है, इसलिए उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। जबकि हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी सेलेस्टियल स्पिरिट को यूज करते हुए
स्वर्ड ऑफ निर्वाणा टेक्निक के फर्स्ट मूव स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाता है। कुएं को चीरती हुई उसकी स्लैश बाहर की तरफ निकलती है। ब्रदर रेन जैसे सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसके अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो उस अटैक को अवॉइड कर सके। वो अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करता है ताकि अपने हाथों के साथ उसको ब्लॉक कर सके। लिनफेंग की एनर्जी की वो स्लैश वो उसकी हाथ के अंदर आकर धंस जाती है। रेन कहता है ये मूव तो काफी ज्यादा डेंजरस था, अगर मैंने इसको यहाँ पर आते हुए अचानक से न देख लिया होता, मैं अपने हाथों के ऊपर स्केल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करता तक ये मेरी बॉडी के आर पार हो चुका होता। ब्रदर रेन कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि मैं अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए यहाँ पर इससे ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी स्पीड के साथ कैसे मैच अप कर रहा है? ऊपर से इसके अटैक्स का डैमेज इतना पावरफुल है, मुझे भी यहाँ पर डर लगने लगा है कि ये बहुत ही जल्दी मुझे मार डालेगा। तो लिनफेंग धुएं के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है तुमने अपने आप को एक जीनियस कहा था, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अकेले तुम ही हो जिसके पास एक मास्टर स्पिरिट है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी मास्टर स्पिरिट को तो रिलीज किया ही नहीं। साथ ही लिनफेंग अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि वहाँ पर सभी को दिखाई दे सके। प्रिंस लैंग भी ये देखकर कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। पैट्री आज भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे इस लड़के के बारे में याद है कि इस लड़के के पास जो मास्टर स्पिरिट थी तो एक स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट थी जिसकी वजह से इसे कचरा कहा जाता था, लेकिन इसके पास ये बड़ी सी डार्क टाइप की स्पिरिट कौन सी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास डुअल स्पिरिट है? तो रेन भी उसकी तरफ देखने के बाद यही सोच रहा होता है कि मैंने तो इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक छोटी सी स्नेक टाइप की स्पिरिट है जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुई और बहुत ज्यादा वीक है, कि ये इतनी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जी कहाँ से निकल रही है? तो लिनफेंग उसके सामने खड़े खड़े अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और वो बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो रेन पीछे की तरफ घूमता और कहता है इसकी नई स्पिरिट ये इसको बहुत ज्यादा स्पीड दे रही है और बहुत ज्यादा पावर दे रही है। इतनी स्पीड के साथ मेरे लिए डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे डॉज करना होगा ताकि मैं मौका देख सकूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी सारी की सारी मास्टर स्पिरिट को अपने पाँव में ट्रांसफर करना होगा ताकि मुझे स्पीड मिल सके। तो रेन अपने पाँव में अपनी मास्टर स्पिरिट को ऐड करने के बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और बड़ी स्पीड के साथ एरिना में जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर देता है। और लिनफेंग से कहता है अब जबकि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे तो देखता हूँ तुम मुझे हिट कैसे करोगे। जबकि हमारा लिनफेंग दूर ही खड़ा अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर निशाना लगा रहा होता है और वहीं से अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट जो कि उसने अपनी आंखों में एक्टिवेट की है उसके साथ वो प्रिडिक्ट करता है और अपनी तलवार के साथ एनर्जी को रिलीज कर देता है। रेन जो कि जंप करता हुआ साइड पर हटता है, उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखता है कि लिनफेंग का अटैक उसी की तरफ आ रहा है। वो वहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ उसको डॉज करता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। उसकी बुढ़िया मास्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ब्रदर रेन फिर से अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसकी एनर्जी को अपने हाथ में दंसाकर अपने आप को बचाता है, लेकिन इस बार तो रेन भी काफी ज्यादा घबरा चुका है। वो कहता है यहाँ पर रो क्या रहा है, के पास ना सिर्फ आइस पावर है बल्कि ये तो मेरे नेक्स्ट मूव्स को प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि मैं अगला मूव कहाँ पर चलने वाला हूँ और कहाँ पर जाने वाला हूँ। लिनफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जीनियस तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को सिर्फ डॉज ही क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि हम दोनों के दरमियान में जो बड़ा गैप है को ऐसे फिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यहाँ पर तुम उस गैप को सिर्फ डॉजिंग से फिल करने वाले हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैसे जीनियस हो। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम सभी को दिखाने वाले हो कि एक असली का जीनियस कैसा होता है। हमें लगता है कि यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारी डॉजिंग देखने के लिए आए हैं कि एक जीनियस डॉज कैसे करता है। तुम यहाँ पर बाकी सभी को कचरा समझते हो जो भी तुमसे लो लेवल के हैं, लेकिन असल में यहाँ पर कचरा तुम हो। तो रेन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो उसे गाली देते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है, अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। यही वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। गुस्से में वो सोच नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। वो भागता हुआ जल्दी से हमारे लिनफेंग के पास चला जाता है ताकि हमारा लिनफेंग उसे आसानी से काट सके। ब्रदर रेन का हाथ जैसे लिनफेंग के करीब पहुंचता है, लिनफेंग अपनी तलवार निकालता है ड्रॉसवर्ड स्किल मेथड के साथ। इस बार अगर उसने अपनी तलवार निकाली है तो वो उसकी गर्दन काट ही देगा। जैसे उसकी तलवार उसकी म्यान से बाहर निकलती है उसी वक्त बुढ़िया मास्टर वहाँ पर आ जाती है और अपनी लाठी को सामने करते हुए लिनफेंग की तलवार को ब्लॉक कर लेती है और साथ ही उन दोनों को हिट करते हुए एक दूसरे से अलग कर देती है और सेंटर में खड़ी हो जाती है। बुढ़िया लिनफेंग से कहती है लिनफेंग तुमने इस मैच को जीत लिया, ठीक है ये फैसला हो गया है, अब तुम अरीना से बाहर जा सकते हो। लिनफेंग कहता है क्या बस इतना ही, क्या मैं ऐसे ही जीत गया? जबकि रेन अपनी मास्टर से कह रहा होता है मुझे मास्टर जाने दे, इस कमीने को मैं सबक सिखाऊंगा, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया मास्टर से कहती है अपनी
अपनी बकवास बंद करो, जब यहाँ पर खड़े रहो। अगर मैच यहाँ पर आकर तुम दोनों के मैच को नहीं रोकती तो अब तक तुम्हारा सर कट चुका होता। मास्टर बीला उस बुढ़िया से कहते हैं, बुढ़िया तो तुमने अपने वादे को तोड़ दिया, तुमने कहा था कि तुम फाइट में इंटरफियर नहीं करोगी। के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, शुक्र है कि बुढ़िया मास्टर वहाँ पर चली गई और दोनों को एक दूसरे को मारने से रोक दिया, ना आज मैं जहाँ पर अपने यूनाइट सेक्टर के एक जीनियस को खो देता। बुढ़िया मास्टर से कहती है, नहीं मैं अपने वादे को नहीं भूली, लेकिन वैन रेन जैन मेरा इकलौता डिसाइपल है, मैं अपने इकलौते डिसाइपल को यहाँ पर मरते हुए नेक दिल से देख सकती, चाहे मुझे यहाँ पर सभी के सामने आकर इसकी जान ही क्यों ना बचानी पड़े और सभी के सामने मेरी इंसल्ट ही क्यों ना हो जाए। पैट्रियार्च कहते हैं, तो इस मैच के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि लिन फैंग ने इस मैच को जीत लिया है। क्योंकि लिन फैंग ने इस मैच को जीता है और इनर डिसाइपल के नंबर 1 को हराया है, तो लिन फैंग आज से इनर डिसाइपल नंबर 1 है। तो वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ लिन फैंग के नाम के नारे लग रहे होते हैं। अनमैन और ल्यूफी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं, अब ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि रेन हार चुका है। मास्टर बीला मुझे यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर बीला वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं, आज के सेक्टर्स के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। वो पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च सभी बच्चों से कहो कि सेक्टर एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, सभी लोग वापस चले जाएं। सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन फैंग और सारे बच्चे ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। मास्टर बीला और पैट्रियार्च से कहते हैं, ना सिर्फ इन बच्चों को यहाँ से जाने का कहो, बल्कि इन सभी से ये भी कहो कि हम लोग अपने यूनाइट सेक्टर को डिस्बैंड कर रहे हैं, यानी कि हमारा यूनाइट सेक्टर खत्म हो चुका है और सभी बच्चे अपने अपने घर जा सकते हैं। आज भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इस बात का क्या मतलब है और मास्टर बीलाओ ने ये बात क्यों की है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 43 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।